और अब बात उन बेखौफ बदमाशों की खौफनाक करतूत पर जिसमें अफसरों के सामने गोलियां चलाई और एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया। उत्तर प्रदेश के बलिया में एसडीएम और सीओ के सामने ही बदमाशों ने 20 राउंड गोलियां चलाकर एक शख्स की जान ले ली। हमारी इस रिपोर्ट को देखकर आप भी यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या दबंग और अपराधी कानून व्यवस्था को अपनी जेब में रखते हैं। भारी भगदड़, अफरा तफरी, चीख पुकार, हो हल्ला और जबरदस्त हंगामा। इन खौफनाक तस्वीरों में वो सब कुछ है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। मंजर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुर्जनपुर गांव का है, जहां दिन के उजाले में ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। बड़े अफसरों की टीम के सामने ही जंगल में एक जिंदा शख्स बेजान हो गया। गोली लग गया। बलिया के दुर्जनपुर गांव में जिला प्रशासन की मौजूदगी में सरकारी कोटे की दुकान के लिए खुली बैठक हो रही थी। कई थाने की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद थी। मीटिंग में इलाके के सीओ, इंस्पेक्टर और मजिस्ट्रेट तक मौजूद थे। ये जो ग्रुप वाले हैं वो आगे बैठ लेकिन इन सबके बीच दबंगों ने फायरिंग शुरू कर दी और इन तमाम अधिकारियों के सामने एक व्यक्ति को गोली लगी और उसकी अस्पताल में मौत हो गई। गोली मारने वाले आरोपी का नाम है धीरेन्द्र सिंह, जिसे बलिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी बताया जा रहा है। कोटे को लेकर बैठक हुआ था, उसमें सब एसओ साहब सब मौजूद थे, गांव के पूरे जनता मौजूद थी। एसओ साहब से जो डब्ल्यूसी दबंग है उनसे बात विचार हुआ और उसकी कहा सुनी हुआ, उसके चलते लेकर के हमारे पिताजी को निशान साज कर मार दिए गोली। कौन मारा? डब्ल्यूसी। क्या मारे? 20-25 राउंड मारे। सर, यहाँ जो है पीएससी की मांग की गई थी ग्रामीणों द्वारा। कोई ऐसी रिपोर्ट और सूचना नहीं है। पर्याप्त पुलिस बल है यहाँ लगा हुआ है और लगा हुआ भी था। जैसा भी होगा सब चीजों की जानकारी की जा रही है, आपको पूर्वी यूपी के जिले बलिया में गोलीबारी हुई तो इसकी गूंज लखनऊ की योगी सरकार के कानों तक भी पहुंची। फजीहत से बचने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत मौके पर मौजूद एसडीएम बैरिया, सीओ और दूसरे पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित करने का आदेश सुना दिया। साथ ही आरोपी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। बीजेपी ने कहा कि आरोपी धीरेन्द्र सिंह का पार्टी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मामले पर सियासी घमासान शुरू होने में भी देर नहीं लगी। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि सरकार उत्तर प्रदेश में अपराधी चला रहे हैं, गुंडे चला रहे हैं, बलात्कारी चला रहे हैं, और वही आज सच सामने आ गया। एसडीएम के सामने, सीओ के सामने भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हत्या कर रहे हैं, हत्या करके फरार हो जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश बनाया योगी जी आपने। देखिए, जो दुर्जनपुर में घटना हुआ है, घटना बहुत ही दुखद हुआ है, निंदनीय हुआ है। और जहाँ तक धीरेन्द्र प्रताप सिंह डब्लू का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी दायित्व पर नहीं है। न तो मंडल में कोई दायित्व पे है, न जिले के कोई दायित्व पर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई दायित्वधारी कार्यकर्ता नहीं। राजनीतिक खींचतान एक और, लेकिन हैरानी हो रही है इन तस्वीरों को देखकर, जहां इलाके का एक दबंग खुलेआम दिन के उजाले में अफसरों के सामने फायरिंग कर एक शख्स की हत्या कर देता है। मंजर और वारदात यही बता रहे हैं कि अपराधी और दबंगों को ना कानून का खौफ है और ना ही प्रशासन का। बलिया से अनिल अकेला के साथ आज तक ब्यूरो। और हाथरस मामले में बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस केस में सीबीआई सच के सबूतों की तलाश में जांच तेज कर चुकी है। सीबीआई आज आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है। जांच के तीसरे दिन आपको बता दें, कल सीबीआई ने आरोपियों और पीड़िता के परिवार वालों से पूछताछ की थी। सीबीआई ने आरोपी के परिवार वालों के साथ
घंटों पूछताछ की। पीड़िता की मां भाभी से 14 सितंबर के सच पर सवाल जवाब भी हुए। सीबीआई अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है, जहां वारदात के बाद पीड़िता सबसे पहले भर्ती हुई थी। हाथरस कांड में सीबीआई की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। पहले चरण में सीबीआई ने लड़की के परिजनों से पूछताछ की थी। आज एक बार फिर सीबीआई की टीम बुलगढ़ी गांव पहुंची। टीम के लोग आरोपियों के परिवार वालों से पूछताछ के लिए उनके घर पहुंच गए। बुलगढ़ी गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूं और ये सारी जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, जो आरोपी परिवार हैं, उन परिवार के घर के सामने सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। और आप इधर देखिए कि यहां पर पुलिस लगाया गया है। यहां पर 3 जो आरोपी परिवार हैं वो लोग रहते हैं और उनके घरों में जाकर के आप सीधा यहां पर देखिए सीबीआई की टीम अंदर मौजूद है और सीबीआई यहां पर इनसे पूछताछ कर रही है। दूसरा जो आरोपी एक यहां से लौकुश है, उसका घर करीब 100 मीटर दूर है। यहां पर भी सीबीआई की टीम गई हुई है और यहां पर भी पूछताछ इस वक्त की जा रही है। सीबीआई की टीम सुबह 10:30 बजे बुलगढ़ी गांव में पहुंची थी। सीबीआई ने चारों आरोपियों के परिवार वालों से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। 3 घंटे तक सीबीआई की टीम बुलगढ़ी गांव में ही डेरा डाले रही। सीबीआई की टीम यहां पर बुलगढ़ी गांव में पहुंची हुई है। जो आरोपी परिवार हैं उनके घर पर इस वक्त पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम यहां पर मौजूद है। सीधे आप लाइव तस्वीरें देखें यहां पर कि किस तरीके से सीबीआई की जो टीम है पूरी इस घर में मौजूद है, जहां पर आरोपियों के घर हैं। आरोपियों के जो परिवार वाले हैं उनसे इस वक्त सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। ये जो सारे विजुअल हैं, इसमें सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं जो कि इस टीम में शामिल है। 15 सदस्यीय टीम सीबीआई की है, जिसमें परिवार वाले जो हैं, खासतौर पर जो मुख्य आरोपी संदीप, उनके घर पर इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है। सीबीआई ने पीड़ित परिवार और आरोपी पक्ष के बयान दर्ज कर लिए हैं। अब बारी है आरोपियों की। सीबीआई अब आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। ये टीम अब जाएगी अलीगढ़ की तरफ, अलीगढ़ के अस्पताल पे जाएगी और साथ ही साथ जो हमें जानकारी मिल रही है कि अदालत में बाकायदा प्रोडक्शन वारंट के लिए अर्जी भी दाखिल करेगी और जो आरोपी जेल में बंद है उनको लाया जाएगा और सीबीआई किसी अस्थायी दफ्तर में और यहाँ पर पूछताछ होगी। सीबीआई की टीम उस अस्पताल में भी गई थी जहां पीड़िता को सबसे पहले भर्ती कराया गया था, लेकिन यहां से सीबीआई को सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला क्योंकि अस्पताल में हफ्ते भर से ज्यादा पुरानी फुटेज मौजूद ही नहीं है। ये हाथरस का जिला अस्पताल है जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। यही वो जगह है जहां 14 सितंबर की सुबह सबसे पहले पीड़ित लड़की को लाया गया था इलाज के लिए। ये इमरजेंसी है, यहाँ पर लाया गया जिससे कि उसका इलाज किया जा सके और यहाँ पर जो लोग मौजूद डॉक्टर थे वो लोग उसको देखने के बाद रिकमेंड किया गया, वहाँ इलाज हुआ और इसी तरीके का कुछ माहौल था जहाँ पर उस वक्त लड़की को लाया गया। आपको बता दें कि सीबीआई इसमें जांच कर रही है और सीबीआई यहां से भी तमाम तथ्यों को जुटाने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में यहां के जो सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगालने की कोशिश की गई तो पता ये चला कि सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त के लिए नहीं रखा जाता। हाथरस कांड आज सुप्रीम कोर्ट में भी गूंजा। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने पीड़ित परिवार को दी गई सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। पीड़ित परिवार की ओर से पेश हुई वकील सीमा कुशवाहा ने जांच के बाद केस का ट्रायल दिल्ली में कराने की मांग की। हाथरस की जो बेटी, उसके परिवार की तरफ से मैं अपीयर हुई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हमने जो है 3 मांगे रखी। एक जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि हमने जो इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन मूव की थी उसको एक्सेप्ट करे माननीय न्यायालय, और उसके साथ एक जो अदर मेरी प्रेयर थी कि इस केस को उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की जगह दिल्ली में ट्रांसफर किया जाए जिससे इसका फ्री एंड फेयर ट्रायल हो सके। हाथरस कांड पर सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील सिद्धार्थ लूथरा और वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह के बीच बहस हुई। सुनवाई के आखिर में चीफ जस्टिस ने कहा, हमने आरोपी पक्ष, सरकार के पक्ष और पीड़ित पक्ष को सुन लिया है। अब हम पूरे संसार की राय नहीं लेंगे। इस मामले में किसी नए याचिकाकर्ता को हम नहीं सुनेंगे। नया याचिकाकर्ता सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट जा सकता है। हाथरस कांड की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में भी चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुख्य रूप से परिवार की सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की गई थी। अदालत ने फिलहाल इस पर कोई आदेश नहीं दिया है। हाथरस से शिवेंद्र श्रीवास्तव, जितेंद्र बहादुर सिंह, अरविंद ओझा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।
और आपको बता दें कि हाथरस कांड में सामने आए एक और चश्मदीद ने नए खुलासे किए हैं। इनसे पीड़िता के परिवार को लेकर कुछ सवाल पैदा होते हैं। चश्मदीद का यह भी कहना है कि जब पीड़िता को मदद की जरूरत थी तब वो घायल हालत में खेत में पड़ी थी, तब उसका बड़ा भाई उसे छोड़कर घर चला गया था। हाथरस कांड को लेकर सच की तलाश में यूपी पुलिस के साथ साथ देश की सबसे प्रीमियर जांच एजेंसी सीबीआई भी जुटी है। आरोपियों के परिवार के साथ पीड़िता के परिजनों से भी सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ लगातार इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। ऐसे खुलासे जो बताते हैं कि जितना सच अब तक सामने आया है वो पूरा नहीं है। अभी केस की मुकम्मल तस्वीर सामने आनी बाकी है। शुरुआती सीबीआई जांच की बजाय जज की निगरानी में जांच की मांग कर रहे पीड़िता के परिवार को लेकर भी कुछ ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जिससे लगता है कि सभी तथ्य साफ गोई के साथ सामने नहीं रखे गए। हाथरस केस में कैमरे पर चश्मदीद। पहली बार चश्मदीद ने बताया नया सच। बहन मौत से जूझ रही थी, भाई खिसक गया। जी हां, आज तक के कैमरे पर इस केस के एक चश्मदीद ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। ये वो चश्मदीद है जो सबसे पहले मौका वारदात पर पहुंचा था। इसके खेत के पास वाले खेत में ही दरिंदगी हुई थी और इसकी जो कहानी सामने आई उससे हर कोई दहल गया। पहले चश्मदीद से सुनिए कि जब वो मौके पर पहुंचा तो उसने क्या देखा। मैं अपने खेत में न्याय काट रहा था। 8:30-9 का टाइम था। मैं चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी। जब वहाँ पर मैं पहुंचा, किसकी चीखने की आवाज? लड़की की। जब वहाँ पर मैं पहुंचा तो उसकी माँ, उसका भाई खड़ा हुआ था। चश्मदीद ने एक और बड़ा दावा किया है। उसका कहना है कि जब पीड़िता घायल हालत में खेत में जमीन पर पड़ी कराह रही थी तो उसका भाई उसे उसी हाल में छोड़कर अपने घर चला गया था। चश्मदीद के कहने पर भी वो वापस खेत पर जाने को तैयार नहीं था। जब वहाँ पर मैं वापस लौटा, उसने की माँ ने कहा कि बेटे हमारे बेटे बुला लाओ। जब वहाँ पर मैं घर गांव में आया, मैंने उससे भाई से कहा, मेरी भाई तेरी बहन परेशान है। उसका भाई बोला कि हाँ आ जाऊंगा जब 4-6 लोग आ जाएंगे जब। उसके बाद मैं अपने घर आया, अपने माँ से कही, मैंने भाई से कही। जब माँ पहुँचे तब वहाँ 4-6 लोग इकट्ठे हुए थे। उसके बाद उसे उठा के ले गए। इस चश्मदीद से भी सीबीआई सवाल करेगी, लेकिन अगर ये सच है तो इससे मामले की जांच को दिशा मिल सकती है। हाथरस से अरविंद ओझा, आज तक। दिल्ली में प्रदूषण की इमरजेंसी शुरू हो गई है। हवा में घुलता जहर हर साल की तरह दिल्ली वालों के लिए फिर से आफत का पैगाम ला रहा है, लेकिन इस बार की आफत हर साल से बिल्कुल अलग होने वाली है, क्योंकि इस साल कोरोना वायरस पहले से दिल्ली में कहर ढाए हुए है। कोरोना से जूझती दिल्ली में अब दोगुना खतरा। जहरीली धुंध से बढ़ेगी वायरस की ताकत। दिल्ली में दमघोंटू पराली का कोरोना कनेक्शन। खबर तो बुरी है, लेकिन हकीकत यही है। हर साल दिल्ली का दम घोटने वाली पराली इस साल जाने क्या गुल खिलाएगी। बात सिर्फ प्रदूषण की नहीं, बात उस महामारी की है जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है। लेकिन दिल्ली वालों पर प्रदूषण और कोरोना वायरस का घालमेल बेहद खौफनाक साबित हो सकता है। कोरोना वायरस और पराली का पूरा कनेक्शन हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले राजधानी के आसमान की ये बदरंग तस्वीर देखिए। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में ही दिख रहा ये धुंधला मंजर दिल्ली वालों को डराने लगा है, लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी तस्वीर ये है जो दिल्ली में छाई धुंध की असली वजह है।
पंजाब और हरियाणा के सुलगते खेत बता रहे हैं कि कोरोना के कहर से पहले से हाँप रही दिल्ली का अगले कुछ हफ्तों में बचा खुचा दम भी घुटने वाला है। जो आप दृश्य देख रहे हैं यहाँ पे, इससे आपको अंदाजा होगा कि इस साल दिल्ली की क्या हालत होने वाली है। किसानों का कहना है कि ना केंद्र सरकार से और ना ही स्टेट सरकार से उन्हें किसी भी तरीके की मदद मिली है। क्योंकि मदद नहीं मिली, इसलिए इस साल भी क्रॉप बर्निंग का इशू वैसे ही रहेगा जैसे पिछले कई सालों से रहा है। अमृतसर के आसमान से ली गई ये तस्वीरें किसी को भी सिहरा देंगी। नीचे सैकड़ों एकड़ में झुलसती जमीन और ऊपर उठते धुएं का गहरा गुबार। लेकिन ये हाल सिर्फ अमृतसर का नहीं। सितंबर के आखिर में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि पूरा पंजाब और करीब करीब 1/3 हरियाणा इसी तरह सुलग रहा था। हवाओं के सहारे इस धुंध ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही दिल्ली में दस्तक दे दी थी और दूसरा हफ्ता बीतते बीतते पूरे एनसीआर पर गर्दिश से छा गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं आनंद विहार इलाके के अंदर। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से सुबह के वक्त जो प्रदूषण है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर एक कोहरे की चादर के रूप में यहाँ पर समाता हुआ नजर आ रहा है। बात सिर्फ दम घुटने की होती तो भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि दिल्ली वालों को तो इसकी आदत पड़ चुकी है। बात उस महामारी की बदलती शक्ल की है जो दिल्ली में अब तक करीब 6000 लोगों की जान ले चुकी है। यूरोप के कई देशों में हुई रिसर्च से पता चला कि धुंध और प्रदूषण के माहौल में कोरोना वायरस ज्यादा खतरनाक हो सकता है। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी इस दावे पर मुहर लगा रहे हैं। पोल्यूशन भी एक डबल खतरा हो सकता है और इसमें डेटा भी है कि जैसे जैसे पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है तो उस एरियाज में कोविड के केसेस भी बढ़े हैं और सिवियरिटी भी बढ़ी है। और उसका कारण इसलिए है कि पोल्यूशन के कारण कोविड वायरस भी हवा में ज्यादा देर रह सकता है पोल्यूटेंट के साथ मिलकर। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है, जहां हर साल पोल्यूशन जो लेवल है वो वेरी पुअर या स्वेयर की रेंज में रहते हैं, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इस साल हम ऐसे ना होने दें। हालात ये हैं कि दिल्ली एनसीआर में आज से प्रदूषण की इमरजेंसी लागू हो गई, जिसे ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का नाम दिया गया है। ग्रैप लागू होने के पहले दिन ही दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 दर्ज हुआ, जो बेहद खराब स्थिति है। एक्शन प्लान के तहत एनसीआर में डीजल जनरेटर पर पाबंदी लगा दी गई है। प्रदूषण स्तर बढ़ने पर प्रतिबंध भी बढ़ते जाएंगे। आगे ट्रैफिक कंट्रोल और निर्माण कार्यों पर भी पाबंदी लग सकती है। अभी तो शुरुआत है। पराली, प्रदूषण और कोरोना वायरस का ये जहरीला कॉकटेल दिल्ली वालों की रगों में तेजी से घुलता जा रहा है। लेकिन बात की गंभीरता समझने और ठोस एक्शन के बजाय तमाम सरकारें इस बार भी एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने के मूड में हैं, बिना ये सोचे कि उनकी राजनीति दिल्ली वालों पर कितनी भारी पड़ेगी। अमृतसर से ऐश्वर्या पालीवाल, दिल्ली से मिलन शर्मा और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली का प्रदूषण पराली से है या कुछ और वजह से है? दिल्ली के धुरंधर इसी बात पर दंगल किए हुए हैं। कोरोना संकट और प्रदूषण के डबल कहर से निपटने का क्या एक्शन प्लान है ये तो पता नहीं, लेकिन संकट का ठीकरा किसके सिर फोड़ना है ये सबने तैयार कर लिया है। दिल्ली हाँपने लगी है, दिल्ली खांसने लगी है। कोरोना की दहशत के बीच बढ़ता प्रदूषण दिल्ली को थरथराने लगा है। लेकिन दिल्ली के कर्ता धर्ताओं में इस बात पर बहस छिड़ी है कि जिम्मेदार कौन है। सीएम केजरीवाल को लगता है कि दिल्ली की इस हालत की जिम्मेदार पराली है, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि पराली नहीं, दिल्ली खुद जिम्मेदार है। पंजाब सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वहां पराली ज्यादा न जले, लेकिन इसके साथ साथ पराली का आज का पोल्यूशन का लोड 10% है, 3%। अभी तो केवल 4% लोड पराली का है, तो 96% प्रदूषण लोकल फैक्टर्स से है। केंद्रीय मंत्री के इस बयान पर दिल्ली के सीएम ने सवाल दाग दिया कि प्रदूषण तो अचानक बढ़ा है, तो फिर दिल्ली में अचानक ऐसा क्या हो गया? नकारने से काम नहीं चलेगा।
अगर पराली सिर्फ 4% जिम्मेदार है तो पिछले एक पखवाड़े में प्रदूषण स्तर अचानक क्यों बढ़ा? पहले तो दिल्ली की हवा बिल्कुल साफ थी। प्रदूषण की स्थानीय वजहों में तो कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। सुबह के बयान पर घिरने के बाद केंद्रीय मंत्री ने शाम होते होते सफाई जारी कर दी। दिल्ली के प्रदूषण में पराली का 4% असर होने का आंकड़ा इसी हफ्ते का है। पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने पर ये 4% से 40% तक पहुंच जाता है। पराली और प्रदूषण की ये जंग सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार चल रही है। कोर्ट ने बार बार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और केंद्र सरकार को मिलकर इस समस्या का हल निकालने की नसीहत दी है, लेकिन हल कितना निकला ये तस्वीरें सब कुछ बता रही हैं। कहने को तो बहुत सरकार कहती है, किसी को मिला है? आज तक किसी को नहीं मिला। कोई भी सहूलत नहीं मिली है। किसी का दिल करता है जलाने को लिए? ये तो मजबूरी है। 2000 रुपया बोलते ना, किसान को तो 1000 रुपया भी देंगे ना, तो लेबर से कटवा के कुछ ना कुछ करेगा इसका, लेकिन कुछ नहीं है, सरकार कुछ नहीं दे रही। ये जो कदम पानी जब नाक तक आ गया तो दिल्ली में आनन फानन वाला एक्शन दिखने लगा। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर दिया है। धुंध और धूल हटाने के लिए जगह जगह वाटर गन तैनात की जा रही है, लेकिन सुई घूम फिर कर वहीं अटकी जा रही है कि बाकी राज्य क्या कर रहे हैं। प्रदूषण पर टोपी ट्रांसफर के इस खेल के बीच दिल्ली वाले सोच रहे हैं कि कोरोना से पहले ही जान नहीं छूट रही, अब सर्दी और प्रदूषण के साथ वायरस की डबल मार से कैसे निपटे। काफी मुश्किल है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, तो ये तो है ही है। अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है ब्रीदिंग प्रॉब्लम। तो क्या है कि आज की नहीं तो काफी टाइम से, अब कुछ टाइम से कुछ ज्यादा होने लगी है, तो ये तो हर बार का ही है। हम लोग कोशिश करते हैं कि पॉल्यूशन से बचें, बट दिन पे दिन पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो गवर्नमेंट को इसके लिए जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करने चाहिए। जितना लॉकडाउन के टाइम में मतलब पॉल्यूशन हमारा ठीक हुआ है, पॉल्यूशन लेवल गिरा है दिल्ली का, अब ये उसी लेवल पे आ जाएगा। ये तो तय ही है कि अगले 3 महीने तक देश की राजधानी एक ऐसा गैस चेंबर बन जाएगी जिसमें जहरीले धुएं के साथ साथ खतरनाक वायरस भी होंगे। तो फिर ये भी तय है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती, दिल्ली वालों के फेफड़ों को छलनी होने से बचाने का मादा किसी के पास नहीं है। अमृतसर से ऐश्वर्या पालीवाल, दिल्ली से मिलन शर्मा और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।